Financial market. The market of an economy where funds are transacted between the fund surplus and the fund scarce individual and group is known as the financial market. The basis of transaction is either interest or dividend. This market might have its organized institutionalized as well as non-organized, that is unregulated or non-institutionalized segments in an economy. The financial market in every economy are having two separate segments, one catering to the requirement of short-term funds and the other requirement of long-term funds. The short-term financial market is known as the money market, while the long-term financial market is known as the capital market. So दो तरह के हैं, एक तो है शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म मार्केट है उसको कहते हैं मनी मार्केट, जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट. ठीक है. So is known as capital. The money market fulfills the requirement of funds for the period up to 364 days. Right, that is short term, while the capital market does the same for the period of above 364 days. So 364 days से जो कम के लिए डीलिंग होती है उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, और 364 के ऊपर के लिए जो डीलिंग होती है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं. दैट इज वो डील होती है कैपिटल मार्केट के अंदर, और लेस देन 364 होती है मनी मार्केट के अंदर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. Financial markets are characterized by a large volume of transactions and speed with which financial resources move from one market to another. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत लार्ज होता है एंड तुरंत ट्रांजैक्शंस इसके अंदर हो सकते हैं. देयर आर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सच एज स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, प्राइमरी एंड बॉन्ड मार्केट के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स, या स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स वेयर सेवर्स देमसेल्व्स डिसाइड when and where they should invest money. There is a scope for instant arbitrage among various market and type of instruments. Financial markets are highly volatile and susceptible to panic and distress selling, as the behavior of a limited group of operators can get generalized. Markets are dominated by financial intermediaries who take investment decisions as well as risks on behalf of their depositors. So market में direct depositors या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टर्स बहुत कम ही डील करते हैं. इसमें एक इंटरमीडियरी होता है जो कि डिपॉजिटर के बिहाफ पर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और वही इन्वेस्टर्स को बताता है कि कौन सा सिक्योरिटी अच्छा है एंड कौन अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि अभी सेल करना चाहिए. सो द मार्केट में डोमिनेंस किसका रहता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का डोमिनेंस रहता है. जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, राइट. जैसे कि म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजर्स होते हैं. तो जैसे म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजर्स हैं तो म्यूचुअल फंड को हम पैसे देते हैं इन्वेस्टर्स, और एक म्यूचुअल फंड खुद डिसाइड करती है कि कौन से सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है. एज ए इन्वेस्टर आप सिर्फ ये बता सकते हो कि आप ये भी बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, बट मोस्टली आप सिर्फ सेगमेंट पूछा जाता है कि जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है कि डेट में इन्वेस्ट करना है. अब इक्विटी में कौन सी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इट इज़ डिसाइडेड बाय म्यूचुअल फंड इटसेल्फ. सो द फाइनेंशियल मार्केट इज डोमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. Negative externalities are associated with financial markets. A failure in any one segment of these markets may affect other segments including non-financial market. जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपका इक्विटी में काफ़ी डेविएशंस हो रहे हैं या फिर इक्विटी में काफ़ी डाउनफॉल हो रहा है, तो ये सिर्फ इक्विटी को इफेक्ट नहीं करेगा, ये डेट को भी इफेक्ट करेगा. दैट इज़ ये बॉन्ड मार्केट को भी इफेक्ट करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी इफेक्ट करेगा. So domestic markets are getting integrated with worldwide financial market. The failure and vulnerability in a particular domestic market can have international ramifications. Similarly, problem in external market can affect the functions of domestic market.
सो अब तो पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है, और ये सेम चीज़ अप्लाई होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी। जैसे आपको याद होगा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएस में आई थी, जिससे यूएस का स्टॉक मार्केट एकदम नीचे चला गया था, उसके वजह से पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट भी नीचे गया था। तो अगर ऐसा नहीं है कि अभी एक मार्केट, किसी कंट्री का एक स्टॉक मार्केट डाउन चला गया या फिर एक फाइनेंशियल मार्केट डाउन चला गया, तो दूसरे कंट्री को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एक कंट्री के इन्वेस्टर दूसरे कंट्री के में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए इंडियन स्टॉक मार्केट में और वो आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? वहाँ से पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करोगे। तो जहाँ जिस कंट्री में इन्वेस्ट करोगे उस कंट्री में बूम होगा, और जिस कंट्री से निकाल रहे हो, जैसे हमारे यहाँ से निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या होगा? डाउनफॉल होगा। सो सो ग्लोबल इंटरलिंकेज की वजह से किसी एक कंट्री के डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट में अगर डाउनफॉल होता है या फिर बुलिश आता है या फिर बेरिश फेज आता है, तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन अदर मार्केट एज वेल। सो इंटीग्रेटेड वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ठीक है। इन व्यू ऑफ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स नीड टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड सुपरवाइज्ड। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केट एंड मेकिंग transactions create incentive for the emergence of financial market institutions. Different type and combination of information and transaction costs motivate distinct financial contracts, instruments, and institutions. Financial markets perform various functions such as enabling economic unit to exercise their time preference, separation, distribution, diversification, and reduction of risks, efficient payment mechanism. जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क या रिडक्शन ऑफ रिस्क, इसमें क्या होता है कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको 4 पोर्टफोलियो दिख रहा है, जिसमें एक जो पोर्टफोलियो है वो 40% रिस्क की है, दूसरा पोर्टफोलियो है 20% रिस्क की है, तीसरा जो पोर्टफोलियो है वो 5% रिस्क की है, एंड चौथा पोर्टफोलियो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो उसमें रिस्क फ्री है। तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पैसे आप 40% रिस्की प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं और कुछ पैसे आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, तो इसका ऑन एन एवरेज रिस्क जो है कम हो जाएगा। तो आप रिस्क प्लानिंग ऐसे रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, राइट। तो ये ऑप्शन आपको फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है। एफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म, T+2 ट्रांजेक्शन, जैसे स्टॉक के क्या होता है, स्टॉक में अगर शेयर में डील करते हैं तो T+2 जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 2 दिन के अंदर आपका पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है, तो एफिशिएंट पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म हो गया है। एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज, this spurs investor to make inquiries themselves and keep track on companies activities with a view to trading in their stock efficiently। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि स्टॉक के अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की ज़्यादा डोमिनेंस होती है, बट स्टॉक फाइनेंशियल या फिर स्टॉक मार्केट या कहें कि फाइनेंशियल मार्केट कंपनी का इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे आप या आप सेबी के वेबसाइट पे जाएंगे और या फिर किसी भी जैसे बीएसई के वेबसाइट पे जाएंगे, और बीएसई के वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे कि रिलायंस के बारे में आपको देखना चाहें तो रिलायंस की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे शेयर की, जैसे कि उसका ईपीएस कितना है, उसके नेट प्रॉफिट कितने हैं, उसके कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो इससे क्या होगा, या फिर उसका पास्ट रिकॉर्ड कितना है कि पिछले 5 साल में कितना कितना प्रॉफिट आया है, पिछले 5 साल में उसका ईपीएस कितना कितना आया है। तो इन सब देखने से एज ए इन्वेस्टर यू विल बी मोर एजुकेटेड, और आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे वो ज़्यादा एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे। So it also provides information about companies, transmutation or transformation of financial claims to suit the preference of both savers and borrowers। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल क्लेम्स का अंदर चेंजेस कर सकते हैं सेवर्स एंड, फॉर एग्जांपल यूनिट्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, वो बड़े बड़े यूनिट्स जैसे कि 10,000 5,000 के भी यूनिट्स होते हैं, उसको छोटे यूनिट्स अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिर्फ 10,000 रुपये के एक यूनिट परचेज करने का सिर्फ रखा जाए, तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिसको मान लेते हैं 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं या 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर म्यूचुअल फंड ने क्या किया, या फिर स्टॉक ये फाइनेंशियल मार्केट
ने क्या किया, उस यूनिट को पार्ट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रखा कि जैसे एक यूनिट नहीं तो आधा यूनिट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यूनिट्स को ब्रेक कर दिए, छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह से क्या होता है कि सेवर्स और बोरोवर्स दोनों की नीड को कैसे फुलफिल किया जा सके, इसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। इन्हांसिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स थ्रू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ओके फाइन। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड एंड ऑल, और भी कई सारे ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जैसे हमने अभी देखा, अभी पढ़ रहे थे, तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कौन सा होता है बताइए, जिसका 364 डेज या 365 डेज से कम का, मतलब एक साल से कम का जिसका वैलिड पीरियड रहता है, और कैपिटल मार्केट एक साल से ज़्यादा का पीरियड रहता है। अ मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, मैच्योरिटी बिलो 1 year. It is a highly liquid market wherein securities are bought and sold in large denominations to reduce the transaction cost. जैसे कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स आर द मेजर इंस्ट्रूमेंट सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है जैसे कि इनमें से कौन से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उसमें आएगा कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स, ये चारों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट आर टू सर्व एंड as an equilibrium force that redistributes the cash balance in accordance with the liquidity needs of the participants, to form a basis for the management of liquidity and money in economy by monetary authorities, and to provide reasonable access to users for short term money for meeting their requirement at a realistic price। जैसे ये सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं फंक्शन या पर्पस फुलफिल करता है कि रीजनेबल एक्सेस टू यूजर्स फॉर शॉर्ट टर्म मनी फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट एट रियलिस्टिक प्राइसेस। जैसे कि बैंक्स में ज़रूरत होती है, बैंक्स में क्या होता है कि बैंक्स में कॉल मनी यूज़ करते हैं बैंक वाले मोस्टली, कि एक दिन के लिए उनको चाहिए होता है, मान लो 200 करोड़ एक दिन के लिए चाहिए, आज पार्टी को पे करना है, कल किसी और पार्टी से जैसे से SBI है, SBI को पे करना है, आज किसी को देना है 200 करोड़ रुपए, तो और उसको पता है कि किसी और पार्टी से कल आने हैं 200 करोड़ रुपए, एक दिन के अंदर आने हैं 200 करोड़ रुपए, तो तुरंत रिलीज़ करने के लिए उसके पास फंड नहीं है, तो क्या करेगा, PNB से ले लेगा वो एक दिन के लिए, PNB देगा उसको 200 करोड़ रुपए, और जैसे ही पार्टी से आएंगे SBI के पास पैसा, वो तुरंत PNB को रिटर्न मार देगा। तो क्या करेगा कि शॉर्ट टर्म मनी जो नीड हुई थी सेबी को, SBI को सॉरी, वो PNB ने तुरंत फुलफिल किया। ये कैसे इनेबल हुआ, इस मनी मार्केट के थ्रू। So this is what money market deals in. As it facilitates the conduct of monetary policy, a money market constitute a very important segment of the financial system. अब आते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, इक्विटी एंड डेट। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये जो मनी मार्केट हमने देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट ही डील होता है इसके अंदर, मनी मार्केट के अंदर। बट कैपिटल मार्केट में डेट प्लस इक्विटी दोनों ही, बट ये होगा लॉन्ग टर्म, डेट एंड इक्विटी। द पर्पस ऑफ कैपिटल मार्केट इज टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड रिस्क कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और क्वासी इक्विटी to entrepreneurs, encourage broader ownership of productive assets, provide liquidity with a mechanism enabling the investor to sell financial assets, lower the cost of transaction information, and improve the efficiency of capital allocation through a competitive pricing mechanism. Money market and capital market दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। There is a strong link between money market and capital market. Often financial institutions effectively involved in the capital market are also involved in the money market. ठीक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली ऐसा होता है कि जो कैपिटल मार्केट में है वो ऑल्सो मनी मार्केट में भी होते ही हैं जनरली। द फंड रेज्ड इन द मनी मार्केट आर यूज्ड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन ऑफ फंड्स रेज्ड इन द कैपिटल मार्केट। जैसे कि मनी मार्केट से पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कैपिटल मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, किया जाता है। इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट टिपिकली प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल ऑफ मनी मार्केट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे 1 साल तक तो रहेगा तो मनी मार्केट ही रहेगा ना, 1 साल के बाद होगा तभी तो कैपिटल मार्केट होगा। सो मनी मार्केट प्रीसीड्स द कैपिटल मार्केट। अ कैपिटल मार्केट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट markets. The primary market is meant for new issues and the secondary market is one where outstanding issues are traded. जैसे कि IPO कोई कंपनी लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है कि सेकेंडरी मार्केट में होता है? वो प्राइमरी मार्केट में होता है। अगर कोई जैसे IPO को खरीदने आप जा रहे हैं, IPO को आप खरीदोगे तो उसी को चीज़ को क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी मार्केट में आप खरीद रहे हो, पहली बार आया ना, वो फ्लोट हुआ है। अब आते हैं कि एक बार IPO रिलीज़ हो गया और हम रोज़ रोज़, अब जैसे रिलायंस ने कभी तो IPO रिलीज़ किया होगा, लेकिन आज भी लोग रिलायंस के शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट में हो रही है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम के लिए और सेकेंडरी मार्केट जो सब्सिक्वेंट इशूज़ या फिर सब्सिक्वेंट सेल परचेज के लिए जो होता है उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। In other words, primary market creates long-term instrument for borrowing, whereas the secondary market provide liquidity through the marketability of those instruments. The secondary market is also known as the stock market. ठीक है, primary capital market and secondary capital market. Even though the secondary market is many times larger than the primary market, they are interdependent in many ways. The primary market is a market for new issue, but the volume, pricing and timing of the new issue are influenced by returns in the stock market. Returns in the stock market depend on macroeconomic factors. Favorable macroeconomic factors help firms earn higher returns, which in turn create favorable conditions for the secondary market. This in turn influences the market price of the stock. Moreover, favorable macroeconomic factors necessitate raising fresh capital to finance new projects, expansion and modernization of existing projects. A buoyant secondary market in turn induces investors to buy new issues if they think that it is a good decision. Hence, a buoyant secondary market is indispensable for the presence of a vibrant primary market. Primary capital market. The secondary market provides a basis for determination of prices at which the new issue can be offered in the primary market. Secondary market को देख के primary market अपना जो new issue है उसका price वगैरह सेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मार्केट फॉल हो रहा है, जैसे मार्केट बियरिश है और उसी टाइम पे आपको नई सिक्योरिटीज़ लेके आना है मार्केट में, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स का इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है और आप उस टाइम पे शेयर इशू करना चाह रहे हो, IPO आपको फंड की ज़रूरत है और आप IPO लेके आना चाह रहे हैं, तो उस टाइम आप शेयर के प्राइस हाई थोड़े ना रखोगे, जैसे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन हो रहा है, कौन ऑलरेडी लोग बेच के भाग रहे हैं और आप एक तो नया शेयर लेके आ रहे हो और उसमें भी ऐसा जो कि काफ़ी जितना उसका वर्थ है वो ज़्यादा प्रीमियम लोग उसके लिए नहीं देने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए आप अपने शेयर का प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करते हो कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आपकी कंपनी की वर्थ क्या है, रिस्क क्या है, मार्केट के रिस्क क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और ये सब चीज़ कहाँ दिखती है, सेकेंडरी मार्केट में दिखती है। तो सेकेंडरी मार्केट को देख के प्राइमरी मार्केट अपना प्राइस एंड ऑल सेट करता है। The secondary market provides a basis for determination of prices at which the new issue can be offered in the primary market. The depth of secondary market depends upon the activities in the primary market, because bigger the entry of corporate entities, the larger the number of instruments available for trading in the secondary market. The market volume. So क्या बोल रहा है कि the bigger the entry of corporate entities, the larger the number of instruments available for trading in the secondary market. ऑब्वियस सी बात है, जितने नंबर ऑफ कंपनीज ऐड होंगी मार्केट के अंदर, जितने नंबर ऑफ कंपनी अपना शेयर लिस्ट करेंगी, उतने ज़्यादा शेयर्स में डील करने के ऑप्शन रहेगा। जैसे पहले बहुत फॉर एग्जांपल एट Y0 या फिर Y1 क्या है कि 10 कंपनियां लिस्टेड हैं और Y2 पे अगर 20 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्वेस्टर है उसके पास 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होगा, पहले 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता था। तो बिगर द एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, द लार्जर द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। द सेकेंडरी मार्केट वॉल्यूम सर्ज इन 2007-8 was part driven by rampant primary market as new listed stocks tend to have high turnover. New issue of large size and bunching of large issue may divert funds from the secondary market to the primary market, thereby affecting stock prices.
चलो अब मनी मार्केट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं. मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल असेट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूशन फॉर मनी इन अ मार्केट. It is a market for overnight to short-term funds and instruments having a maturity period of 1 or less than 1 year. It is not a physical location like the stock market, but an activity that is conducted over the telephone. The money market constitute a very important segment to the Indian financial system. Need for money market की ज़रूरत क्या है? Income generation is the most essential requirement of any economic system. In the modern industrial economies, creation of productive asset is not an easy task as it requires investable capital of long-term nature. Long-term capital can be raised through their bank loans, corporate bonds, debentures, or shares, that is from the capital market. But once a productive asset has been created and production starts, there comes the need of another kind of capital to meet the day-to-day shortfall of working capital. It means that only setting up of a firm does not guarantee production, as these firms keep facing fund mismatches in day-to-day production process. Such funds are required only for short-term period, that is days, fortnights, or few months, and are needed to meet shortfall in working capital requirement. जैसे कि लॉन्ग टर्म पैसे लेके आप आप बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है, आप मशीन खरीद सकते हो, ये सब लॉन्ग टर्म फंड से आप कर सकते हो. लेकिन आपको डे टू डे काम के लिए लॉन्ग टर्म फंड का यूज़ थोड़ी ना करोगे. तो डे टू डे काम के लिए आपको कौन से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? शॉर्ट टर्म लोन लोगे आप, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स में आपने एक बार ले लिया तो फिर आपका फ्रीज हो गया, वो आपको इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा. लेकिन शॉर्ट टर्म जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको डेटर से पैसे उधार है आपको, ठीक है, वो आ जाएगा अभी 3 महीने में आ जाएगा उसका पैसा. लेकिन 3 महीने तक आपको कहाँ से काम चलाओगे? 3 महीने तक रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे? तो इसके लिए 3 महीने के लिए आपको शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत है. फिर जैसे ही फंड वो आ जाएंगे, आपको पैसा उधार जो आया था, जैसे डेटर से पैसे आ जाए तो आप चुका दोगे उधार. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेके आए हो, लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो, तो डेटर से पैसे आ गए तब भी आपके पास वो जो लॉन्ग टर्म फंड है वो तो पड़ा ही रहेगा ना. मान लेते हैं आपने 4 साल के लिए लोन ले लिया है, तो 4 साल बाद ही उसको रिटर्न करोगे, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, आपका एक्सेस कैश आपके पास पड़ा रहेगा, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बेसिकली नहीं हो पाएगा. तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे? तो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स का उपयोग हम नहीं करेंगे, राइट. तो इस चीज़ के लिए हमें शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ के लिए हमें मनी मार्केट की ज़रूरत पड़ती है. हम जो बड़े बड़े काम है उसके लिए तो लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम है उसके लिए हम लॉन्ग टर्म लोन थोड़ी ना ले सकते हैं. So this requires creation of different segment of financial market which can cater to short-term requirement of such funds for the enterprises known as the money market or the working capital market. The short-term period is defined as up to 364 days. ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब 364 दिन माना जाता है. द क्रूशियल रोल मनी मार्केट प्लेज इन एन इकोनॉमी is proved by the fact that if only a few lakhs or crores of rupee of working capital is not met in time, it can push a firm of business enterprise to go for lockout, which has been set up with thousands of crores of capital. If lockout happens, the firm might default in its payment, losing its age-old creditworthiness, consequent creating a chain of negativities in the economic system. This is why it is essential for every economy to organize a strong and vibrant money market. ठीक है, एक बड़ी सी फैक्ट्री तो बना ली हमने, चल रही थी, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? लॉकआउट करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा. तो भाई इस चीज़ को अब एक बार ताला लग गया तो आपको पता है ना लॉन्ग टर्म फंड्स पे हो पाएंगे, ना क्रेडिटर को पैसे दे पाएंगे, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे. तो इस चीज़ को रोकने के लिए मनी मार्केट से हम पैसे अवेलेबल कराते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलोज. इट इज़ नॉट अ सिंगल मार्केट बट अ कलेक्शन ऑफ मार्केट्स फॉर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स. इट इज़ अ होलसेल मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. Its principal feature is honor, where the credit worthiness of the participant is important. The main players are RBI. इसके मेन प्लेयर कौन है? मनी मार्केट को कौन, इसके मेन प्लेयर्स कौन है? तो वो है RBI. द डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउसिंग ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रोविडेंट फंड, प्राइमरी डीलर्स, Securities Trading Corporation of India, public sector undertakings, and non-resident Indians. It is a need-based market wherein the demand and supply of money shape the market. Functions of money market. A money market is generally expected to perform 3 broad functions.
providing a balancing mechanism to even out the demand for and supply of short-term funds, provide a focal point for central bank intervention for influencing liquidity and general level of interest rate in the economy. It provide a reasonable access to suppliers and users of short-term funds to fulfill their borrowing and investment requirement at an efficient market clearing prices. Besides the above function, a well-functioning money market facilitates the development of a market for long-term securities. ठीक है. The interest rate for extremely short term use of money serves as a benchmark for longer term financial instrument. The role of RBI in the money market में RBI का क्या रोल है? ठीक है. The RBI is the most important constituent of the money market. The market comes within the direct purview of RBI regulations. The aim of the RBI Reserve Bank's operation in the money market are to ensure liquidity and short term interest rates are maintained at levels consistent with the monetary policy objective of maintaining price stability. एम क्या है आरबीआई रिजर्व बैंक का ऑपरेशन इन द मनी मार्केट? ठीक है, एक लिक्विडिटी इंश्योर करना, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को प्रॉपर मेंटेन करना और एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू ब्रिंग अबाउट ऑर्डर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. आरबीआई इन्फ्लुएंसेस लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट थ्रू अ नंबर ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि सीआरआर से, ठीक है, कंडक्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो, चेंज इन बैंक रेट, ये जो नॉर्मल चीज़ें होती है जैसे आरबीआई जिससे अपना इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करता है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? जैसे ट्रेजरी बिल्स है, या कॉल या नोटिस मनी मार्केट, इसको कॉल ओवरनाइट मार्केट भी बोलते हैं. ओवरनाइट एंड शॉर्ट नोटिस अप टू 14 डेज. कमर्शियल पेपर्स दो तरह के होते हैं ना, कॉल या नोटिस मनी मार्केट. एक तो होता है कॉल और दूसरा होता है शॉर्ट नोटिस. शॉर्ट नोटिस 14 दिन तक हो सकता है, कॉल ओवरनाइट होता है. कमर्शियल पेपर्स. फिर तीसरा है कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. चौथा है कमर्शियल बिल्स. पांचवा है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस. कॉल या नोटिस मनी मार्केट एंड ट्रेजरी बिल्स form the most important segment of the Indian money market. Treasury bills, call money market and certificate of deposits provide liquidity for the government and banks, while commercial paper and commercial bills provide liquidity for the commercial sector and intermediaries. समझ में आया? दोबारा पढ़ते हैं. जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट एंड COD प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर गवर्नमेंट. जैसे कि मतलब ट्रेजरी बिल को यूज़ करके कोई प्राइवेट कॉरपोरेट नहीं ले सकता पैसा. कॉल मनी मार्केट को यूज़ करके कोई प्राइवेट नहीं ले सकता पैसा. CD को नहीं ले सकता पैसा. इस चीज़ को गवर्नमेंट और बैंक ही ले सकते हैं. वाइल कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर कमर्शियल सेक्टर इंटरमीडिएट. जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गई या फिर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनीज, मतलब अदर देन गवर्नमेंट एंड बैंक जो हो गए, उसको कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल के थ्रू लिक्विडिटी गेन कर सकते हैं, मतलब अपना फंड रेज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट है उसमें 1 2, जो पहला ट्रेजरी बिल है, फिर कॉल मनी जो कॉल है, या फिर CD है. ठीक है, ये 3 चीज़ से सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है, और उसके अलावा जो चीज़ें हैं उससे उसके अलावा जो 2 हैं जैसे कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल, ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को अलाउड है. अब आते हैं कॉल मनी के बारे में पढ़ते हैं. कॉल मनी बोरोइंग और लेंडिंग फॉर जस्ट 1 डे और नाइट और ओवरनाइट. लिक्विडिटी पोजीशन डिटरमाइंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट द RBI. ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI डिसाइड नहीं करती है. कॉल मनी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और क्वेश्चन बनाए जाते हैं. जैसे ही कॉल मनी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI डिटरमाइन करता है, ये स्टेटमेंट गलत है. इसमें लिक्विडिटी पोजीशंस इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं. ओनली सम परमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, डीलर्स, जैसे प्राइमरी डीलर्स एंड NABARD आर परमिटेड टू बोरो फंड्स थ्रू कॉल मनी मार्केट. ऑन द लेंडर साइड हाउएवर कैन बी अ लार्ज पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, LIC एक्सेट्रा. द कॉल मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर ओवरनाइट लोन्स कैन बी अवेल्ड by banks to meet liquidity. Banks who seek to avail liquidity approaches the call market as a borrower, and ones who have excess liquidity participate as their lender. जिसके पास ज़्यादा पैसा है भाई वो lender है, जिसके पास ज़रूरत है वो है borrower. Banks can access call money market to meet their reserve requirements, CIR and SLR. CIR SLR के requirement के लिए call money market का यूज़ कर सकती है बैंक, और टू कवर अ सडन शॉर्टफॉल इन कैश और ऑन एनी पर्टिकुलर डे. जैसे मैंने सेबी का एग्जांपल दिया था,
ठीक है, सेबी 200 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था। पार्टिसिपेंट्स इन द कॉल मनी मार्केट आर बैंक्स एंड रिलेटेड एंटिटीज स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, ये लिस्ट याद कर लीजिए कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक अदर देन आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा कि ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट। ये स्टेटमेंट गलत है, रीजनल रूरल बैंक को छोड़ के सारे कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कर सकते हैं अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, एंड प्राइमरी डीलर्स आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन कॉल या नोटिस मनी मार्केट बोथ एज बोरोवर एंड एज लेंडर। As per the new regulation, payment banks are also allowed to participate in call money market as both lenders and borrowers. Banks are dominant participants in the call money market, and hence it is often known as interbank call money market. Surplus banks will give loan to other banks. Deficit bank that need funds will purchase it. Functioning the call money market. ठीक है, functions of call money market. Call money market के functions एक बार पढ़ लेते हैं। Loans are, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया। Loans are availed through auction or negotiations. The auction is made on interest rate. Highest bidder who is ready to give interest rate can avail the loan. Average interest rate in the call money market is called call rate. Dealing in call money is done through the electronic trading platform called NDS, negotiated trading system. This call money rate is an important variable for the RBI to assess the liquidity situation in the economy. The call money market is known as the most sensitive segment of the financial system. Since the participants are banks, the call money rate tells about overall liquidity position in the economy. Higher call rate indicate liquidity stress in the economy. In this case, RBI may follow up with the liquidity support measures through its monetary policy instruments, cutting CRR or allowing more repos. Hence, the call money rate is taken as a operating target of monetary policy. Higher call rate indicate liquidity stress in the economy. In this case, RBI may follow up liquidity support measures. ठीक है, अगर पैसे मतलब कॉल मनी के लिए हायर इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को बोरो करना पड़ रहा है तो इसका अब वो कहाँ से चार्ज करेंगे, कस्टमर से चार्ज करेंगे तो मार्केट में भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आता है और सीआरआर को कट करता है, जिससे बैंक के पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल रहें। ठीक है, और उनको कम पैसे की ज़रूरत बाहर से लेने पड़े। इफेक्टिवली द कॉल मनी मार्केट इज़ द मेन मार्केट ओरिएंटेड मैकेनिज्म टू मीट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक्स। नोटिस मनी या शॉर्ट टर्म, द कॉल मनी इज यूजुअली availed for one day. The banks need funds for more days. It can avail money through notice market. Here the loan is provided from 2 days to 14 days. Interest rate is decided by the market forces. Permitted entities are scheduled commercial banks excluding RRBs, cooperative banks other than land development banks and primary dealers. अब आते हैं, तीसरा है ट्रेजरी बिल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग्स द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको यूज़ करके पैसे ले सकती है, ट्रेजरी बिल। स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती है, बाकी बैंकों की तो बात ही अलग है। These are the short-term promissory notes which are issued by RBI on Government of India's behalf for meeting gaps, if any, in revenue collection, issued at discount to face value. RBI auctions these bills in regular periodic intervals, weekly and sometimes fortnightly. तो ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, जैसे इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है, डिप डिस्काउंट बॉन्ड की तरह है ये। जैसे कि इशू प्राइस, जैसे अगर कॉल मतलब ट्रेजरी बिल 100 रुपये का है तो उसको मार्केट में इशू करेंगे 95 रुपये पे, और जब वापस करने, जब पैसे रिफंड करने की बात आएगी तो 100 रुपये आरबीआई पे करेगा इन्वेस्टर को। ठीक है, तो इसमें इसको डीप डिस्काउंट कहते हैं। तो एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू ये इशू किया जाता है। दिस एग्जिस्ट 14 डेज। अब कितने दिन का होता है? 14 दिन, 28 दिन, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। इसको याद आपको करना पड़ेगा। 14 दून 28, ठीक है, और एक 14 दिन और 28 दिन, उसमें उसके बाद 91 से 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 182 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 364 डेज। तो 5 तरह के ट्रेजरी बिल इशू कर सकते हैं। एनीबडी हु इज विलिंग कैन इन्वेस्ट इन दीज बिल्स। इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ट्रस्ट, institutions and banks can purchase treasury bills. These are highly liquid and safe instruments. Treasury bills are approved securities for investment by
बैंक्स अंडर द SLR रिक्वायरमेंट। पहली बात तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी इशू नहीं कर सकता। इशू सिर्फ RBI कर सकती है, वो भी सिर्फ भारत सरकार के बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, ठीक है। और ये हाँ, और ट्रेजरी बिल्स का आप यूज़ कर सकते हैं SLR रिक्वायरमेंट के लिए। 14 days ट्रेजरी बिल्स हैव बीन स्टॉप्ड। 91 days ट्रेजरी बिल्स आर ऑक्शनड एवरी वीक ऑन वेंसडे। 182 days and 364 days treasury bills are auctioned every alternate week on Wednesday. It acts as a requirement for CRR and SLR for banks. Treasury bills are also issued under market stabilization scheme. The state government cannot issue any treasury bills. ये मैंने पहले ही बोला था। Commercial banks, primary dealers, mutual funds, corporates, finance institutions, provident pension fund, insurance companies can participate. It is issued in rupees 25,000 and in multiple thereof. 25,000 के मल्टीपल में इशू कर दिया जाता है ये। Cash management bills. Same with the government of India in consultation with the RBI decide to issue a new short-term instrument known as cash management bill since August 2009 to meet the temporary cash flow mismatches of the government. The cash management bills are non-standard and discounted instrument issued for maturities less than 91 days. ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल इशू किया जाता है कितने दिन के लिए? ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ RBI न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ये 2009 से शुरू किया गया है कैश मैनेजमेंट बिल्स को एज ए टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैच को फुलफिल करने के लिए। द कैश मैनेजमेंट बिल्स आर नॉन स्टैंडर्ड एंड कंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स इशूड फॉर मेच्योरिटी लेस देन 91 days। ठीक है, 91 days से कम की मेच्योरिटी के लिए इशू किया जाता है कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल बिल्स। ये इंपॉर्टेंट है यार, कैश मैनेजमेंट बिल्स कितने दिन के लिए होता है? तो ये 91 डेज से कम पीरियड के लिए होता है CMBs। ठीक है सर। और ट्रेजरी बिल कितने के मल्टीपल में होता है? 25,000 के मल्टीपल में होता है। ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल बिल्स। द कमर्शियल बिल्स विच आर ड्रॉन बाय बिजनेस आर डिस्काउंटेड बाय बैंक्स। रीडिस्काउंटिंग ऑफ सच बिल्स में हैपन इन मनी मार्केट। द certification of large number of bills which are to be discounted can happen through a single document, DUPN or derivative usance promissory note. Banks can borrow funds by getting DUPN discounted. Banks both organized and indigenous discount commercial bills and these are accepted by certain departments of the government too. ठीक है, तो कमर्शियल पेपर की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय कॉर्पोरेट्स फॉर रेजिंग फंड्स टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर शॉर्ट टर्म फंडिंग। तो कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। CP इज अ नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट विच इज इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू, और ये भी डिस्काउंट पे किया जाता है इशू। द कॉस्ट ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर्स आर यूजुअली लोअर देन that lent by banks. Recently even the primary dealers have been allowed to issue commercial papers. और प्राइमरी डीलर्स भी कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स के अलावा। द मेन सब्सक्राइबर्स आर द बैंक्स। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है issued in the form of promissory note and issued by corporates, primary dealers and financial institutions. It was introduced in the year 1990. It was issued for the maturity period ranging from 7 days to 1 year and it can be issued in denomination of 5 lakh और इन मल्टीपल thereof। 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जा सकता है। ओनली scheduled bank can act as issuing and paying agent for commercial papers. Commercial papers need to have a credit rating from a credit rating agency from CRISIL, CARE, Fitch or any other agency as specified by the RBI। ठीक है, कमर्शियल पेपर इशू करने से पहले आपको क्रेडिट रेटिंग की जरूरत कंपलसरी है। ठीक है, अब आते हैं अ कॉर्पोरेट would be eligible to issue CP only if net worth of corporate is not less than 4 करोड़। हाँ, सारे कॉर्पोरेट नहीं इशू कर सकते हैं, सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट जिसका नेटवर्थ 4 करोड़ से ज़्यादा है या 4 करोड़ है। इट कैन बी सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल it has been sanctioned working capital limit by banks or financial institutions and the borrowable account is classified as a standard asset by the financing banks or financial institutions. Investment in commercial papers can be done by individuals, banks, other corporate bodies registered or incorporated in India and unincorporated bodies, NRIs and FIIs subject to SEBI regulations. It can be held in dematerialized form through any of the depositories approved by the SEBI. Banks, financial institutions and primary dealers can only hold CP in this form. CPs can be traded in the OTC market. OTC ओवर द काउंटर मार्केट में भी कमर्शियल पेपर का ट्रेडिंग किया जा सकता है। अब आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ते हैं।
Short-term certificate of deposits are short-term deposits issued by banks for 2 months to 1 year of maturity, different from normal time deposit issued to manage liquidity. A certificate of deposit issued by the commercial banks can have a maturity period ranging from 7 days to 1 year. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होता है. इसको इशू कौन क्या होता है? बैंक्स करते हैं. 2 मंथ से लेके 1 साल की मेच्योरिटी तक होता है. A CD issued by the commercial bank can have a maturity period ranging from 7 days to 1 year. For financial institutions, it ranges from 1 year to 3 years. CD can be issued to individual, corporations, companies. यार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है मेरे को बताओ? बैंक इशू करता है. कितने टाइम के लिए? 2 महीने से 1 साल तक के लिए. ठीक है, टाइम डिपॉजिट से, नॉर्मल टाइम डिपॉजिट से डिफरेंट होता है. A CD issued by the commercial bank can have a maturity period ranging from 7 दिन से लेके 1 साल तक. ठीक है, कमर्शियल बैंक अगर इशू करती है तो 7 दिन से लेके 1 साल तक का इसका पीरियड हो सकता है. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 1 साल से 3 साल तक के लिए CD हो सकता है. ओके, CD कैन बी इशू टू इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट्स, फंड, एसोसिएशन एक्सेट्रा. No resident Indians, the non-resident Indians are also eligible for CDs provided they don't repatriate the funds. Minimum amount of certificate of deposit to be 1 lakh and multiple thereof. RRBs and local area banks cannot issue CDs. RRBs तो कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा लगता है. RRBs and local markets, local area banks cannot issue certificate of deposits. ठीक है. For financial institutions, the maturity is not less than a year and not more than 3 years. RRBs के लिए एक और मनाही था ना, जो RRB नहीं कर सकता था, ये था. क्या था वो? हाँ, ये था कॉल मनी मार्केट. शेड्यूल कॉल मनी मार्केट कमर्शियल बैंक नहीं ले सकता है. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक ले सकता है. शेड्यूल कमर्शियल बैंक कॉल मनी, RRB नहीं ले सकता है कॉल मनी. ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ CD 1 लाख इन मल्टीपल देयर. ठीक है, RRB एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन नॉट इशू CDs. मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये ले सकते हैं, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. RRB ना कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है. फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस the maturity is not less than a year and not more than 3 years. There is no lock-in period for certificate of deposit. ठीक है, CD के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है. बैंक से FI मतलब आज कर दे और कल बेच सकते हो. ठीक है. बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रांट लोन अगेंस्ट CDs. दे कैन नॉट बी बाई बैक देयर ओन CDs बिफोर मैच्योरिटी. हाँ, अपना ही CD नहीं बाई बैक कर सकते. ठीक है. बैंक्स नीड टू मेंटेन CRR एंड SLR ऑन द इशू प्राइस ऑफ CDs. अच्छा, CDs के ऊपर भी उसको CRR SLR मेंटेन करना पड़ता है. रेपोज एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म देयर आर डेवलपमेंट 2 न्यू इंस्ट्रूमेंट इन द मनी मार्केट, रेपो एंड रिवर्स रेपो. कंसिडर द मोस्ट डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडियन मनी मार्केट. दे हैव इमर्ज्ड द मोस्ट फेवर्ड रूट टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स इन इंडिया. रेपो इज बेसिकली is an acronym of the rate of repurchase. The RBI in a span of 4 years introduced this instrument, repo in December 1992 and reverse repo in November 1996. अच्छा, repo allow the bank and other financial institutions to borrow money from the RBI for short term by selling government securities to RBI. In reverse repo, the banks and financial institutions purchase government securities from RBI. Basically here the RBI is borrowing from the bank and financial institutions. ठीक है, अगर इसको सीधे शब्दों में बोलें, जब बैंक RBI से लोन लेता है तो उसको रेपो बोलते हैं. और वो लोन ऐसे नहीं देता है, अनसिक्योर्ड नहीं होता, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के लेता है, रख के लेता है. ठीक है, तो इसको रेपो बोलते हैं. रिवर्स रेपो इसी का रिवर्स कर दो, जब RBI लोन लेता है बैंक से, इस चीज़ को बोलते हैं रिवर्स रेपो. ठीक है.
Basically here the RBI is borrowing from the banks and financial institution. ठीक है. The provision of repo and reverse repo have been able to serve the liquidity evenness in the economy as banks are able to get the required amount of funds out of it, and they can park surplus idle funds through it. These instruments can have emerged important tool in the management of monetary and credit policy in the recent years. ज़्यादा पैसा है बैंक के पास तो आरबीआई के पास रख देती हैं, कम पैसा है तो आरबीआई से ले लेती हैं. तो रिवर्स रेपो और रेपो रेट का यही बेनिफिट है. कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO, ये पढ़ लेते हैं. कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस. द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्च किसने किया है. ये किया है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने. कब लॉन्च किया? 2003 में. टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू नॉन बैंक एंटिटीज हिट बाय रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू कॉल मनी मार्केट. और ये किस चीज़ के लिए है? नॉन बैंक एंटिटीज़ के लिए है. क्यों? क्योंकि कॉल मनी मार्केट में नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे उसमें. द CBLO इज अ डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म फॉर द मेच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 दिन से लेकर 19 दिन तक. ठीक है. ये भी क्या है कि डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म फॉर द मेच्योरिटी पीरियड. इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 दिन से लेकर 19 दिन तक है. द मेच्योरिटी पीरियड कैन रेंज अप टू 1 ईयर एज पर द RBI गाइडलाइंस. 1 साल तक भी हो सकता है. द CBLO इज एन ऑब्लिगेशन बाय द borrower to return the borrowed money at a specified future date and an authority to the lender to receive money lent. यार ऑब्वियस सी बात है, वो नॉर्मल लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए है कि जिसने लिया है उसको लौटाना है, जिसने दिया उसको पास राइट है रिसीव करने का. एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट विद एन ऑप्शन प्रिविलेज टू ट्रांसफर द अथॉरिटी टू अनदर पर्सन फॉर वैल्यू रिसीव्ड. The eligible securities are central government securities including treasury bills with a residual maturity period of more than 6 months. There are no restrictions on the minimum denomination as well as lock-in period for its secondary market transactions. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें कोई भी मिनिमम डिनोमिनेशन नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है. The collateralized borrowing and lending obligations market is a money market segment operated by the Clearing Corporation of India Limited. CBLO is operated by CCIL, Clearing Corporation of India Limited. In the CBLO market, financial entities can avail short-term loans by providing prescribed securities as collateral. In terms of functioning and objectives, the CBLO market is almost similar to the call money market. ठीक है. फंक्शनिंग और ऑब्जेक्टिव में CBLO market is similar to the call money market. The uniqueness of CBLO is that lenders and borrowers use collateral for their activities. For example, अच्छा, CBLO में क्या है? दोनों ही लेंडर और बोरोवर दोनों ही कोलैटरल रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बोरोवर ऑफ द फंड हैव टू प्रोवाइड कोलैटरल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लेंडर्स विल गेट इट व्हाइल गिविंग लोन्स. देयर इज नो सच नीड ऑफ कोलैटरल अंडर द कॉल मनी मार्केट. तो कॉल मनी मार्केट और CBLO में क्या डिफरेंस है? कोलैटरल का. CBLO में कोलैटरल की जरूरत होती है, कॉल मनी मार्केट में कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है. द CCIL प्रोवाइड द डीलिंग सिस्टम थ्रू इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क एंड नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम फॉर पार्टिसिपेशन इन द मार्केट. डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में. मनी मार्केट इज अ प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग बोरोइंग फॉर लेस देन इक्वल टू 1 year, whereas capital market are for the short term long term investment. Money market deals only in short term debt financial instrument and typical investment. Capital market refers to a stock market and to trading in stock, in shares or bonds of firms on a stock exchange. Individual investors do not have direct way to invest in the money market as investment sizes are usually large. अच्छा, ये हम उधर शायद स्किप कर गए, इसको एम्फेसाइज नहीं किया था कि इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते मनी मार्केट में, लेकिन कैपिटल मार्केट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें साइज की फ्लेक्सिबिलिटी है. मनी मार्केट्स आर लेस रिस्की कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट. ठीक है, थैंक यू.